नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से आते हैं। सीयूईटी 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसमें बीएलएलबी एंड एलएलबी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 है। ये क्या है? पार्ट 1। ठीक, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारतीय संविधान का। ये क्या है? पार्ट 1 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम बात करें, ऐसा पार्ट होता क्या? सबसे पहले तो पार्ट एक तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई मान लीजिए बुक है, ठीक है, तो बुक में क्या होता है? एक तो चैप्टर्स होते हैं, एक चैप्टर होता है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर? टॉपिक्स होते हैं। तो चैप्टर की जगह पे आप समझ लीजिए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और टॉपिक की जगह पे आप समझ लीजिए यहाँ पे आर्टिकल्स। तो चैप्टर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा, और आर्टिकल क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? टॉपिक्स हो जाएंगे। अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो जो हमारा पार्ट है, कितना पार्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? जो पार्ट हमारे हैं वो 22 पार्ट है, जिसमें कि आज हम जो पहला पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। और इसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं? ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स के अंदर हैं, ठीक है, जिसको अनुच्छेद कहते हैं। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, और हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो पार्ट 1 के अंदर जो आर्टिकल हमारा दिया गया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि 395, एक से लेके कितने हैं? 395 आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो पार्ट 1 है, इसमें हमारा कितना आर्टिकल दिया गया है? तो ये हमारा आर्टिकल दिया गया, अनुच्छेद दिया गया है 1 से लेके 4 तक। तो आज के इस वीडियो में हम 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल्स होते क्या हैं, और यहां से पहले क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, या फिर इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको भी आपको डिस्कस करके बताएंगे कि यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं, देखते हैं आर्टिकल 1 क्या है हमारा। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि पार्ट 1 हमारा किस बारे में बात करता है। देन हम उसके बाद बात करेंगे कि पार्ट 1 के अंदर जो हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है वो किसकी बात करता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट 1 में बताया क्या गया है। अब बात देखते हैं यहाँ पे, द पार्ट 1 में देखिए क्या बोला गया। पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज इज अ कंप्लीशन ऑफ लॉज पार्ट pertaining of the constitution of India as a country and the union of the state and its made। मतलब यहाँ पे एक बात किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट की बात किया गया है, टेरिटरीज की बात किया गया है, ठीक है। कुछ जो की वो टर्म्स है मैं उनको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। दिस पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लॉ इन एस्टेब्लिश, देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट, रीनेमिंग, मर्जिंग, अल्टरिंग बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात यहाँ पे करता है। तो इस पार्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है? एस्टेब्लिशमेंट, रीनेम करना, बॉर्डर अल्टर करना, कम करना, ज्यादा करना, नाम चेंज करना, ये सब हमें पार्ट 1 के अंदर दिया गया। हम देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया, पर एक ओवर आइडिया लेते हैं कि जैसे एक नहीं होता कि अगर बुक है, बुक में अगर मान लीजिए बुक है, इसमें जो चैप्टर 1 दिया गया है तो हम उसमें एक पहले नहीं होता कि दिस चैप्टर इज डील विद ये जो अध्याय है हमारा, इसके अंदर ये चीजें हमें पढ़ना है। तो हम अभी वही देख रहे हैं कि पार्ट 1 जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपसे, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि टेरिटरी के बारे में पढ़ना है, यूनियन के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ उसके एस्टेब्लिशमेंट, रीनेमिंग के बारे में, मर्जिंग, अल्टरिंग, और बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करना या फिर अल्टर करने की बात यहाँ पे शायद हमें पढ़ना है। शायद क्या, कंफर्म ही पढ़ना है, पर हालांकि मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहा हूँ कि हमें ये चीजें पढ़ना है। It also physically defines the words union, central government, government of India, state, territory of the India, territory of the state, union territory and acquired territory। एक चीज ये भी पढ़ना है आपको, acquired territories के बारे में पढ़ना, मतलब अर्जित, जो अर्जित किया गया है राज्य, उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें गई है। इसको अगर हिंदी में हम आपको दिखा दें तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। जो हमारा ये पढ़ाने का तरीका होगा बाइलिंगुअल ही रहेगा, पीडीएफ आपको ऐसे ही फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ पे भाग 1 जो हमारा है, यानी कि चैप्टर 1 में क्या बात करता है? संघ और उसके क्षेत्र, किसके बारे में बात करता है? संघ और उसके क्षेत्र, किसके? भारत के, ठीक है। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करता है। मेन जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के इस भाग में, क्या भारतीय संविधान के इस भाग में राज्यों या केंद्र
शासित प्रदेशों की सीमाओं की स्थापना की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्थापना, नाम बदलने, विलय या परिवर्तन करने का कानून शामिल है। पार्ट 1 हमारा किसके बारे में बात करता है? तो मेनली हमारा बात करता है कि भारत के इस भाग में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, जहां पे उनकी सीमाओं की स्थापना करने की बात करना, नाम बदलने की बात करना, विलय करने की बात करना, परिवर्तन करने की बात करना, ये सब किसमें शामिल है? तो भाग 1 के अंदर शामिल है। यह संघ केंद्र सरकार, भारत सरकार, राज्यों, भारत के क्षेत्र, राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों और अधिग्रहित क्षेत्रों में, अधिग्रहित करना मतलब क्या होता है? जो अर्जित किया हुआ क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। जैसे शब्दों को भी भौतिक रूप से परिभाषित करता है और संविधान के अक्सर उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि हमें भाग 1 के अंदर भारत के राज्यों और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। उनका नाम कैसे चेंज होता है, अर्जित क्षेत्र कैसे लिए जाते हैं, उनका नाम कैसे रखा जाता है, उनकी सीमाएं कैसे तय की जाती हैं, उनकी सीमाएं को कम ज्यादा करना, उनका नाम परिवर्तन करना, इन सभी चीजों के बारे में ये हमारा भाग 1 बताता है। इसके अंदर 1 से लेकर 4 आर्टिकल है। उससे पहले अगर बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीजें बोला गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो कितने होते हैं? सबसे पहले तो अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इस लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, उनको अभी यही नहीं पता है बेसिक चीजें कि कितने स्टेट एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो स्टेट होते हैं, ये स्टेट एट प्रेजेंट अभी 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये अभी कितने हैं? 8 है। इनके कैपिटल और स्टेट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली जो हमारा आंध्र प्रदेश था उसकी कैपिटल भी चेंज हुई है। तो इन सभी चीजों का आपको मतलब करंट अफेयर से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए इस चीजों से। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक आर्टिकल्स को कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 क्या बात करता है और वहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा पहला भाग का पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1 या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद 1, वो क्या बात करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है, में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, यहाँ पे क्या बात किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का क्या है? राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। और भारत के क्षेत्र में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र ही शामिल होंगे। मतलब इसको कहाँ रखा गया? पहली अनुसूची के अंदर भी रखा गया है। कहाँ रखा गया? पहली अनुसूची में रखा गया है, जिसके अंदर क्या आएगा? तो उसके अंदर आएगा राज्य आएगा, दूसरा क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश आएगा, केंद्र शासित प्रदेश आएगा, और तीसरा क्या आएगा? अधिग्रहित क्षेत्र आएगा। क्या क्या 3 चीजें आएंगी? राज्य आएंगे, राज्यों आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएगा और अधिग्रहित क्षेत्र आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य कितने हैं, तो राज्य आपको पता होना चाहिए 28 राज्य हैं भारत के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं जो कि मैंने आपको बताया था। अधिग्रहित क्षेत्र जो है वो एक भी नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अधिग्रहित क्षेत्र जो है, एक्वायर्ड स्टेट कोई भी नहीं है अभी इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर इसको इंग्लिश में देखें हम, तो क्या बोला गया यहाँ पे, आप जरा देख लो इंग्लिश में भी। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। ये क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज के बारे में यहाँ पे बोला गया। यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। मतलब यहाँ पे स्टेट कंसिस्ट क्या क्या है? स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, और तीसरा इसमें एक्वायर्ड स्टेट की बात किया गया है। ये कहाँ पे है? तो ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसको रखा गया है। अब फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है? यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है शेड्यूल, ये होता क्या है? तो शेड्यूल वो चीजें होती है जो वो एक्स्ट्रा डिटेल होती है जिसको संविधान के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। शेड्यूल की बात करें तो ये पहले 8 थे, अभी ये कितने हो गए हैं? 12 हैं। अभी कितने शेड्यूल है? नंबर ऑफ शेड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे अनुसूची जो होती है वो 12 अनुसूची है, जिसको भी हम आगे एक वीडियोस में कराएंगे, जिसको एक ट्रिक होता है टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, उससे आप बहुत आसानी से शेड्यूल को याद कर सकते हैं। शेड्यूल यानी एक तरीका वो है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा डिटेल दी होती है।
जैसे इंडिया में कितने लैंग्वेज हैं इसके बारे में तो संविधान में बताया है कि इंडिया में कितनी लैंग्वेज होंगी, जैसे 22 लैंग्वेज हैं अभी। तो वो कौन कौन सी 22 लैंग्वेज होंगी ये सभी चीजें किस में बताई गई है, तो शेड्यूल में बताई गई है। यानी कि जो एक्स्ट्रा डिटेल है उसको कहां पे बताया गया है, हमारा शेड्यूल के अंदर बताया गया है। तो आर्टिकल 1 बेसिकली डील करता है कि क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है और उसके अंदर 3 चीजों को रखा गया है। पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा एक्वायर्ड स्टेट या फिर इसको अर्जित क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 किसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 2 की अगर बात करें, अनुच्छेद 2 तो किसके बारे में बात करता है, अधिग्रहित क्षेत्रों के बारे में, मतलब एक्वायर्ड जो स्टेट होते हैं इसके बारे में बात करता है। क्या बात करता है इसके बारे में, तो देखिए को अनुच्छेद 2 के अनुसार राज्यों में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब उस राज्य को भारत के राज्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को 370 अनुच्छेद 370 के तहत एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था, उसको अनुच्छेद 2 के तहत ही क्या किया गया है, एक राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया है। हालांकि अब तो उसको केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। तो जम्मू और कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया गया था। लद्दाख को भी इस प्रकार परिवर्तित किया गया था। अनुच्छेद 2 में ये बात करता है कि राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से हम किसी बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर ले सकते हैं, मतलब भारत के अंदर उसको मर्ज कर सकते हैं और उसको एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अर्जित क्षेत्र किया जा सकता है, लिया जा सकता है किसके तहत, तो राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति के तहत क्या किया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है और इसको भारत में शामिल कर दिया जा सकता है। इसमें पूरा भारत को अधिकार दिया गया है। वैसे ही सिक्किम एक विदेशी मामला था जिसमें एक नया अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया। देखिए सिक्किम पहले क्या हुआ कि सिक्किम को भारत में जोड़ने के लिए बात कहा गया, तो ये नहीं हो रहा था उस टाइम, ठीक है। तो इनके लिए क्या बनाया गया कि अनुच्छेद 2A बनाया गया था उस टाइम में, जिसमें क्या किया गया, इनको एक स्पेशल मतलब नहीं होता कि पड़ोसी राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, पड़ोसी राज्य का इनको दर्जा दिया गया। और बाद में ये 36वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के अंदर इनको क्या किया गया, एक भारत का क्या किया है, राज्य बना दिया गया है। अनुच्छेद 2 और 10वीं अनुसूची के उल्लेखनीय शर्तों के तहत पूरी तरह से एक नए प्रकार के राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो एक नए क्या था यहाँ पे, एक नए प्रकार के राज्य के रूप में शामिल किया गया था और इसे सहयोगी राज्य, ठीक है, मतलब सहयोगी राज्य कहा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे एंट्रेंस एग्जाम में कि सहयोगी राज्य किसे कहा गया है, तो वो बोला गया सिक्किम को बोला गया है। सहयोगी राज्य किसको बोला गया, तो सिक्किम को बोला गया है, कहा गया है। लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और सिक्किम को बाद में संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का संघ में जोड़ा गया था। भारत के संघ में क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है सहयोगी राज्य कौन था, तो आप बताओगे क्या, सिक्किम। और इसको कब जोड़ा गया भारत के अंदर, ये हमारा स्टेट कब बना, तो ये बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर। ये क्या हुआ, एक राज्य हमारा बना, ठीक है, भारत का ये क्या हुआ, हिस्सा बना। उसी चीज को यहाँ पे दिया गया है, क्या बोला गया, इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं जरा सा इसको। देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या कि द एक्वायर्ड टेरिटरीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट। जो एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द आर्टिकल 2। तो यहाँ पे आर्टिकल 2 के हिसाब से बताया गया है कि एक्वायर्ड जो टेरिटरीज है इसको हम अपने देश में शामिल कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर वर कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरीज इन 2019। लद्दाख वाज आल्सो कन्वर्टेड। सिक्किम के बारे में यहाँ पे जो बताया था, सिक्किम को आप देख लीजिएगा। इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया था, वो क्या 2A बनाया गया था। इसको पहले न्यू स्टेट के रूप में क्या रखा गया था, इसका नाम क्या रखा गया, स्टेट हुड करके नाम रखा गया था, जिसको बाद में क्या किया गया, इसको एसोसिएट स्टेट भी बोला गया था, ठीक है। और इसको बाद में क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। वो संविधान संशोधन देखिए यहाँ पे बताया गया है, और ये कौन सा था, तो ये था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इसको एक राज्य का दर्जा मिला भारत के अंदर। तो बेसिकली आर्टिकल 2 हमारा बात करता है क्या कि अगर कोई भारत किसी अलग राज्य को अपने अंदर अर्जित करना चाहता है या फिर उसको एक्वायर करना चाहता है तो वो कर सकता है, अर्जित कर सकता है। और वो किसके तहत कर सकता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत कर सकता है और उसको एक अपने स्टेट के रूप में उसको दर्जा मिल सकता है जो एक्वायर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 3 डिस्कस करते हैं हम।
अनुच्छेद 3 देखिए यहाँ पे क्या बात करता है, तो अनुच्छेद 3 किसके बारे में बात करता है, नए राज्यों का गठन करना। तो ये कहाँ पे आता है, नए राज्यों का गठन करना अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। क्षेत्र सीमाओं या मौजूदा राज्यों को नामों में परिवर्तन करने की बात करता है। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नाम चेंज किया गया था। अभी यूपी के अंदर तो बहुत ज्यादा चेंज किया गया था, हर चीज का नाम बदल दिया जा रहा था। तो वो किसके तहत हो रहा था, वो हो रहा था अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, वो क्या हो रहा था, अनुच्छेद 3 के तहत आर्टिकल 3 के तहत क्या हो रहा है कि किसी भी राज्य का गठन किया जा सकता है और क्षेत्रों और सीमाओं में मौजूदा राज्यों में नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नामों को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्टेट का नाम या फिर उसका क्षेत्र या फिर उसकी बाउंड्री को, सीमाओं को कम या ज्यादा किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो वो अनुच्छेद हमारा क्या है, 3 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद कानून द्वारा, संसद क्या करता है, कौन करता है, तो संसद करता है, किसके द्वारा, कानून के द्वारा। तो हालांकि वही कर पाएगा जिसके पास मेजोरिटी होगी, जो क्या होगा, सरकार में होगा। पहला इसमें क्या बोला गया कि किसी राज्यों से क्षेत्र को अलग करने या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाना, या तो किसी राज्यों को अलग कर देना या तो किसी दो राज्यों को आपस में मिला देने की बात यहाँ पे कहा गया है, या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी भी क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है, या तो मान लीजिए इसका हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ देने की बात की, इसको जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, तो ये वो कर सकता है। कौन कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत यहाँ पे किया जा सकता है। और किसी राज्यों को किसी हिस्से को भी क्षेत्र में जोड़कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। यानी जैसे ये दो स्टेट हैं ए और बी, तो इनके यहाँ पे इतने जोड़ के यहाँ पे एक तीसरा स्टेट बनाया जा सकता है, यहाँ पे कहने का ये मतलब है। आगे अगर बी पॉइंट देखें तो यहाँ पे बोला गया है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम किया जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो क्या है कि मर्ज किया जा सकता है, एक अलग किया जा सकता है, एक सीमाएं को कम या ज्यादा किया जा सकता है, इनका नाम परिवर्तन किया जा सकता है, और एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये सभी चीजें हमारा आर्टिकल 3 के अंदर डिस्कस करता है। इसको इंग्लिश में भी हम एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। सेम चीज वही है यहाँ पे कि क्या क्या कर सकता है। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, वो 5 पॉइंट क्या क्या थे। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बात करता है। आर्टिकल 3 देखिए यहाँ पे क्या 3 कहता है कि पार्लियामेंट में बी मेड बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा क्या कर सकती है, इसको बदल सकती है, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। अगेन वही चीज है, इंक्रीज कर सकती है एरिया ऑफ द स्टेट, डिमिनिश मतलब कम कर सकती है एरिया को, अल्टर मतलब क्या कर सकती है, कम कर सकती है या फिर ज्यादा कर सकती है, और उसका नाम भी परिवर्तन किया जा सकता है। इन सभी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 3 के अंदर नाम परिवर्तन करना, उनका एरिया बदलना, उनका 2 स्टेट से एक स्टेट नया फॉर्मेशन करना, इन सभी चीजों को कहाँ पे दिया गया, आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 4 क्या डिस्कस करता है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 4 क्या बात करता है। आर्टिकल 4 यहाँ पे बात करता है, आर्टिकल 4 का उपयोग तब किया जाता है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं बदलने के लिए सीमांत अधिकृत और परिणामी प्रावधानों के लिए अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कानून बनाया जाता है। मतलब जब भी आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग किया जाता है तो आर्टिकल 4 का यूज किया जाता है। अनुच्छेद 4(2)(a) के अनुसार अनुच्छेद 4(a) के तहत बनाए गए इस तहत के किसी भी कानून को अनुच्छेद 2-3 चीजें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, को अनुच्छेद 268 के प्रयोजन से संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की बात करता है कि आर्टिकल जो 2 एंड आर्टिकल हमारा जो 3 है, इसको जो संविधान संशोधन होता है यानी संविधान को जो परिवर्तन किया जाता है, तो इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 2 और 3 में मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से, मतलब पूर्ण पहले ही अनुमति लेके किया जाता है, और राष्ट्रपति भी अनुमति देगा, जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी उसको क्या होगा, उसी के द्वारा बनाया गया रहेगा राष्ट्रपति, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है अनुमति दे ही देगा। पर यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में अनुमति ली जाती है और
आर्टिकल 2 और 3 में क्या बोला गया कि पूर्ण पहले ही अनुमति लेनी होती है, तो ये क्या कह रहा है, इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 को बाहर रखा गया है आर्टिकल 368 से। वही चीज को आर्टिकल 4 एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 2 और 3 है इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। और सिंपल रीजन यही है कि प्रेसिडेंट्स की यहाँ पे परमिशन लास्ट में लेनी होती है और यहाँ पे ये पहले ही लेके क्या करते हैं, अनुमति, उनका नाम चेंज करते हैं, उनको अपने में शामिल कर लेते हैं, इन सभी चीजों का जो कि हमने आपको डिस्कस किया था। आइए इंग्लिश में भी इसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 4 इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलता है, हालांकि बोलेगा तो वही चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। आर्टिकल 4 इन्वोक्ड व्हेन अ लॉ इनेक्टेड अंडर द 2 और 3, मतलब अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, इंडेंटल किया जा रहा है या फिर कंसिक्वेंशियल प्रोविजंस की बात यहाँ पे किया गया जिसको मर्ज किया जा रहा है, बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, सभी चीजों को बाउंड्री ऑफ द स्टेट को चेंज किया जा रहा है या फिर उनका नाम परिवर्तन हो रहा है, इन सभी चीजों को जो रखा गया है उसको आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। मतलब अगर ये सब चेंज हो रहा है तो संविधान ही करेगा, संविधान के द्वारा संसद ही कर रहा है, पर संसद इसके तहत ना करके वो किसके तहत करेगा, तो वो आर्टिकल 4 के तहत डायरेक्ट करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां से क्वेश्चन बनता है वो 2 और 3 ही है, हालांकि इनसे भी आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस आर्टिकल को किन आर्टिकल को वहां पे हमारा 368 से बाहर रखा गया है, तो आप बताओगे आर्टिकल 2 और 3 में, और किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कौन से आर्टिकल को बाहर रखा गया, तो वो आर्टिकल 4 हमारा हो जाएगा। और तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया, इसके अंदर जो चारों आर्टिकल्स थे उनको हमने बताया और उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो आपको भी मैंने बता दिया। आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूईटी, हमारा टारगेट बैच लॉन्च हो गया है, स्टार्ट चल रहा है। कैसे चल रहा है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलाया जा रहा है। और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिकॉर्डिंग या फिर अपने एंट्रेंस एग्जाम से लेके आप इस 6387986764 पे बात कर सकते हो। हमारा जो फीचर्स है कोर्स का, इसके अंदर क्या देते हैं हम लोग, तो कंप्लीट सिलेबस कराते हैं, चाहे वो हमारा BA LLB हो गया या फिर LLB हो गया, इसका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। हालांकि इसकी मैं मेंटरशिप मैं खुद कर रहा हूँ जिसमें मैं BA LLB और LLB की पूरी सिलेबस होगी वो कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो गया, चाहे वो आपका जनरल टेस्ट हो गया, चाहे वो आपका डोमेन हो गया, इन सभी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। लाइव डाउट सेशन रखा गया है, नोट्स स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जैसा सीयूईटी लेगा वैसा ही, और इसी के पैटर्न पे फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा और पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटोर जो कि आपको मैं करने वाला हूँ थ्रू एंट्रेंस एग्जाम फॉर BA LLB एंड LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और हमारा जो कोर्स प्राइस रखा गया वो 41499 है, यानी 1500 अप्रॉक्स रखा गया है, जिसमें हम एक कंप्लीट तैयारी आपकी पूरी करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, वो आज ही हमारे इस ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हो और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।